नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी कोचिंग क्लासेस अभिनंदन कोचिंग क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो अग्नाशय से। अग्नाशय से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, जैसे अभी एसएससी एमटीएस में आए थे और कुछ आने वाले रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए अग्नाशय टॉपिक लाया हूँ। साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं अब जो अग्नाशय क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम ना अग्नाशय की आकृति देखेंगे, मतलब उसकी संरचना देखेंगे कि कहाँ स्थित होता है और इसकी लोकेशन क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय। अमाशय के जस्ट नीचे, मतलब जो अमाशय है ना, इसके जस्ट नीचे होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। ये हमारा जो अग्नाशय है ना, ये जस्ट अमाशय के नीचे होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अमाशय की स्थिति कहाँ है, तो सॉरी अग्नाशय की स्थिति कहाँ है, तो जस्ट अमाशय के नीचे। कहाँ पर है? जस्ट अमाशय के नीचे क्या पाया जाता है? अग्नाशय। उसके बाद जो अग्नाशय, इसमें आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, पूरा सिस्टम में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है ना, ये अग्नाशय नलिकाएं होती है। क्या होती है? अग्नाशय नलिकाएं, इनसे निकलते हैं एंजाइम। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पित्ताशय होता है, जहां से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्ताशय से पित्तरस। उसके बाद ये होती है ना, ये पित्ताशय नलिका होती है। जो पित्ताशय के लिए जाता है ना, जो नली, वो होते हैं पित्ताशय नलिका। ये उसकी लोकेशन है। क्या है? अग्नाशय की लोकेशन। अब जो अग्नाशय होता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल अपन यहां से चर्चा करेंगे। अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या है? सबसे पहले तो अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी। जी हाँ दोस्तों, क्या आ गया यहाँ पर? दूसरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दूसरी। जो अग्नाशय है ना, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर फर्स्ट पूछ ले तो दोस्तों फर्स्ट जो अग्नि प्रथम प्रथम सबसे बड़ी है वो है यकृत। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, वो यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और यदि सबसे छोटी ग्रंथि की पूछ ली जाए तो है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद जो अग्नाशय है हमारा, ये अंतःस्त्रावी तथा बाह्यस्त्रावी, मतलब जो हमारा अग्नाशय होता है ना, ये अंतःस्त्रावी एवं बाह्यस्त्रावी दोनों प्रकार की नलियां होती है। जी हाँ दोस्तों, उसको एग्जाम में आ जाए कि जो अग्नाशय वह अंतःस्त्रावी है या बाह्यस्त्रावी, तो जो अग्नाशय वह अंतःस्त्रावी है, बाह्यस्त्रावी, मतलब ये दोनों का कॉम्बो है। क्या है? कॉम्बो। उसके बाद जो अग्नाशय का एक भाग होता है, जी हाँ दोस्तों, जो अग्नाशय में एक भाग है ना, वो लैंगरहंसी के द्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैंगरहंसी के द्वीप। इन्हें लैंगरहंसी के द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंगरहंसी नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था लैंगरहंसी ने, इसलिए उन्हें लैंगरहंसी के द्वीप कहते हैं। जो लैंगरहंसी के द्वीप होते हैं वो तीन होते हैं। एक होती है अल्फा कोशिका, एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है गामा कोशिका। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं अल्फा कोशिका के बारे में। अल्फा कोशिका क्या होती है और ये क्या निकालती है और इसका एंजाइम क्या काम करता है। तो जो हमारी अल्फा कोशिका होती है ना, ये कोशिका निकालती है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन, जो ग्लूकेगोन है ना, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछे होने यही क्वेश्चन होते हैं कि अग्नाशय की अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका से जो एंजाइम निकलते हैं उनके कार्य एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होता है ग्लूकोन। ये क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो हमारा ग्लाइकोजन बनता है ना शरीर में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो अल्फा कोशिका है, कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका से उनसे क्या प्रोड्यूस होता है? उनसे प्रोड्यूस होता है ग्लूकेगोन। और ये ग्लूकोगोन क्या काम करता है? तो हमारे जो ग्लाइकोजन रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, पुनः किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करेगा? तो दोस्तों ये बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। जी हाँ दोस्तों, शुगर की बीमारी, मधुमेह या डायबिटीज। अब इसका मैं आपको पूरा इसका इंसुलिन के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं जो बीटा कोशिका है, इंसुलिन क्या काम करता है। जो इंसुलिन होता है ना, ये इसका मुख्य काम ये है कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जैसे हमारा भोजन पचा तो ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में मिलने के बाद ये पूरे शरीर में जैसे मिलेगा ना, उसकी मतलब जैसे पूर्ति हो गई हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की पूर्ति करने के बाद जो इंसुलिन है ना, ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करके, जब आपको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ग्लूकेगोन। और उसके बाद जो है ना, वो है गामा कोशिका। जो गामा कोशिका से निकलता है वो सोमेटोस्टेटिन निकलता है। सोमेटोस्टेटिन। अब ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये भोजन की स्वांगीकरण की अवधि बढ़ा देता है। जो हमारा भोजन होता है ना, इसकी स्वांगीकरण, किसकी अवधि बढ़ा देता है? स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण की अवधि बढ़ा देना। कौन बढ़ा देता है स्वांगीकरण की अवधि भोजन की? सोमेटोस्टेटिन। देखो दोस्तों, इजी है, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। अल्फा जो हमारा अग्नाशय, ये इसमें तीन कोशिका होती है जिन्हें लैंगरहंसी के द्वीप बोला जाता है। अल्फा कोशिका जिससे ग्लूकोन निकलता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है।
जो सेकंड है बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और थर्ड है गामा कोशिका जिससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ये पॉलीपेप्टाइड एंजाइम है जो भोजन की स्वांगीकरण की अवधि बढ़ा देता है। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो इंसुलिन। आइए जानते हैं इंसुलिन के बारे में, पूरे फैक्ट एक एक में आपको इंसुलिन के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं जो शुगर की बीमारी वो क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो जो शुगर की बीमारी वो किसके कारण होती है, वो अग्नाशय के इंसुलिन जो अग्नाशय होती है ना इसकी बीटा कोशिका, कौन सी कोशिका दोस्तों, बीटा कोशिका जो हमारे अग्नाशय है ना इसकी जब बीटा कोशिका क्या नहीं निकाल पाती, इंसुलिन। जी हाँ दोस्तों, ये इंसुलिन नहीं निकाल पाती ना, जब वो इंसुलिन नहीं निकालेगा तो हमारा जो ग्लूकोज रहेगा ना वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। किस में नहीं बदल पाएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, शुगर। कैसे होगा अब जानते हैं। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज, ये तीनों एक ही नाम है। जी हाँ दोस्तों, शुगर कह दो या मधुमेह या डायबिटीज, कुछ भी बोल सकते हैं। जब रक्त में शर्करा की मात्रा, मतलब जो हमारा ब्लड होता है ना इसमें शर्करा, जिसमें शर्करा की मतलब अनियंत्रित हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनियंत्रित, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाती, वो तो उसे कहते हैं शुगर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लूं मैं डेली गुलाब जामुन खा रहा हूं तो क्या मुझे शुगर हो जाएगी, क्या नहीं होगी दोस्तों। मतलब कोई व्यक्ति अगर डेली गुलाब जामुन भी खाए ना तो शुगर नहीं होती, उसे शुगर तब होगी जब उसका जो शरीर है उसकी बीटा कोशिका है ना, अग्नाशय की बीटा कोशिका ये इंसुलिन निकालना बंद कर दे। और जो इंसुलिन है ना वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। अब ये ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्लड में घुलेगा। किस में घुलेगा, ब्लड में। और ब्लड को क्या करेगा, मीठा करेगा, ब्लड में शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा। और जब ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी ना तो शुगर की बीमारी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी बीमारी जाएगी, शुगर की। अब जो शुगर की बीमारी ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा हो जिन लोगों को जो मरीज होते हैं उनको शुगर की बीमारी हो गई तो क्या शुगर की बीमारी खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है, किसी भी प्रकार से हम शुगर की बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इस पर नियंत्रण पूर्ण रूप से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मधुमेह के मरीज होते हैं, अब इनका ग्लूकोज को हमें ग्लाइकोजन में चेंज करना है। क्या करना है, इनका जो ग्लूकोज है ना, इनका शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा उसको हमें ग्लाइकोजन में चेंज करना है। तो अब ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए हम कृत्रिम वो लेंगे मेडिसिन। सबसे पहले इसका इंजेक्शन लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मरीज ऐसे हैं जो इंसुलिन का टीका लेते हैं, ये इंजेक्शन लगवाते। क्या इंजेक्शन लगवाते बहुत सारे मरीज डेली लगाते हो। खाना खाने के पहले क्यों लगाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज। और जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इंसुलिन की टेबलेट लेते हैं। टेबलेट मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं ना वो ग्लूकोज जो इंसुलिन है इसकी गोलियां खाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो शुगर के मरीज है वो अपने ही हाथों से, जी हाँ दोस्तों, अपने ही हाथों से स्वयं अपने हाथों में इंजेक्शन लगाते हो खाना खाने से पहले, सुबह शाम दोनों टाइम लगाते हैं। और ये मधुमेह मरीजों की सबसे बड़ी समस्या है। मधुमेह के कारण है ना हमारे जो है ना कोलेस्ट्रॉल का है ना लेवल भी बढ़ जाता है, इससे हार्ट अटैक के भी खतरे बने रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने जिनको मधुमेह शुगर की बीमारी होती है, इनका क्या होता है, इनका हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। साथ में आपने देखा होगा एक और जो शुगर के मरीज होते हैं मधुमेह के, उनको मूत्र ज्यादा आता है, मतलब उनको यूरिन है ना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उनको बार बार वॉशरूम आती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ज्यादा वॉशरूम आए ना तो ये समझ सकते हो कि आप उसे शुगर की बीमारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल शुगर की बीमारी का कोई क्राइटेरिया नहीं बचा है, मतलब मान सकते हो कि 25 साल से ऊपर के लोगों को होने लग गई है शुगर की बीमारी। आप जानते जो अग्नाशय ग्रंथि है इससे 5 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं उनके बारे में। दोस्तों अब जो हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं अग्नाशय रस। जी हाँ दोस्तों, अग्नाशय जो अपने अंदर से जो रस प्रोड्यूस करता है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्नाशय कोशिकाएं से निकलने वाले जो रस होते हैं, जो अग्नाशय कोशिकाओं से जो रस निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं, उनमें 98% जल होता है। दोस्तों कितना होता है, 98% जल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो अग्नाशय रस होते हैं उनमें कितने % पानी होता है, तो उसमें 98% पानी होता है। और यदि 2% पूछ ले तो जल एवं 2% भाग में, उसका जो 2% भाग होता है ना उसमें देखो 98% में तो जल होगा, लेकिन जो 2% भाग होगा इसमें लवण और एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, लवण और एंजाइम। जो अग्नाशयों से 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ, जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ कौन से, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको पचाने के लिए अग्नाशय से रस निकलते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब जो प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट से निकलते हैं ना, ये तीनों भोज्य पदार्थों को पचा देता, प्रोटीन को भी पचा देता, वसा को भी पचा देता और कार्बोहाइड्रेट को। इसलिए से पूर्ण पाचक रस कहा गया है किसे, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा गया है, तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा गया है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम। अब अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं माइलेज एवं इमाइलेज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है ना माइलेज और इमाइलेज।
जो माइलेज होता है और इमाइलेज होता है वो किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हमें अनाजों से प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में होती है और यह हमें अनाजों से प्राप्त होता है। और इसको पाचन कौन करता है? माइलेज एवं इमाइलेज। कौन करता है? माइलेज एवं इमाइलेज। उसके बाद जाते हैं ट्रिप्सिन। ये भी एक एंजाइम है जो निकलता है अग्नाशय रस से। ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन। मुझे बताओ प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है? पता है किसी को? जानते देखो प्रोटीन हमें अंडे से भी मिल सकता है और किससे मिल सकता है? हरी सब्जियों से भी मिल सकता है और फलों से भी मिल सकता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन मांस से भी मिलता है ना। उसके बाद होता है लाइपेज। जो लाइपेज है तो वो किसका पाचन करता है? तो हमारा जो लाइपेज है ना ये वसा का पाचन करता है। अब वसा क्या होता है? जैसे तेल, घी, ये वसा होती है। अब तेल घी कहाँ से मिलते हैं हमें? आपको देखो दूध में भी वसा होती है। जी हाँ दोस्तों, जो फैट होता है ना ये किस में होता है? दूध में भी होता है। यहाँ से मांस से भी वसा होती है ना। वो जो देखो सबसे पहले जो अग्नाशय रस है ना उनके नाम याद करना। माइलेज एवं इमाइलेज ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। दोस्तों यही है अग्नाशय से। अग्नाशय से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अभी तक देखे। मैंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, यहाँ तक कि सीजीएसएल में भी देखे इतने ही डीप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी अगले वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, वेल डन।